तो आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक्स। क्वाड्रेटिक से मुराद ऐसा है कि वो वाले फंक्शंस जिनकी डिग्री 2 हो, डिग्री उनकी 2 हो। डिग्री 2 से मुराद मैं पहले बता चुका हूँ। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। आगे y लिख लो, एफ ऑफ एक्स लिख लो, एक ही बात है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 समथिंग, जो भी इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ऐसे होती है कुछ करके a एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें अगर a की वैल्यू 0 हो जाए ना, अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। नो मोर क्वाड्रेटिक। जाहिर है फिर तो फिर तो ये बी एक्स प्लस सी रह जाएगा और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है। और अगर इसमें b 0 हो जाए, नहीं b की वैल्यू 0 हो जाए, फिर इसको कहते हैं, फिर भी ये क्वाड्रेटिक रहेगा, लेकिन फिर इसको एक और टर्म कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। यानी कि इसमें सिर्फ डिग्री 2 है। पता नहीं क्यों कहते हैं इसको, लेकिन कहते हैं भाई। सही है। इसका जो ग्राफ होता है वो होता है हमारे पास पैराबोला। पैराबोला दो किस्म के होते हैं, एक अपर पैराबोला होता है, एक लोअर पैराबोला। ये पैराबोला इस तरह का होता है और लोअर पैराबोला इस तरह का होता है। अपर पैराबोला में हमारे पास मिनिमा देखने को मिलता है और लोअर पैराबोला में हमारे पास एक मैक्सिमा होता है। और ये जो वैल्यूज होती हैं ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रही होती हैं। इसमें जो सी होता है ना, सी, ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट होता है। ये खैर हम आगे भी बात करेंगे इसकी, लेकिन मैंने कहा चलो शुरू में बता दूँ। ए और बी की बात हुई है तो सी की भी हो जाए। ठीक हो गया। जिस तरह यहाँ पर ये इसका, इसमें तो वर्टेक्स और वो सेम ही होगा ना। समझो अगर इस तरह का है तो यहाँ पे ये हमारे पास सी होगा। इसको सॉल्व करने के मतलब इस तरह आपको एसएटी में इस तरह के, ये जो बिल्कुल बेसिक लेवल है ना उसमें इस तरह के पूछोगे, इस पे सॉल्व सिंपली ऐसे ही करना है। एक्स स्क्वायर को अलग कर लेना है और जब इस तरह की जब कंडीशन आ जाए तो हमने सिंपल करना होता है। जब हमने स्क्वायर खत्म करना हो तो क्या करते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट, आंसर जो भी आंसर होता है। तो इस तरह हमारे पास एक पॉजिटिव 3 आता है और एक नेगेटिव 3 आता है। सही हो गया। इसको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं, वो देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, सॉरी, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, ये तो इक्वल्स टू वाई करेंगे ना, ये तो हमारे पास जनरल फॉर्म बन रही है ना। ये वाली जनरल फॉर्म बन रही है। जब हमने सॉल्व करना होता है ना तो हम यूजुअली देखते हैं इक्वल्स टू 0। इस तरह की इक्वेशन हमारे पास आई होती है और हमने इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, वाई भी लिख देंगे तो फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो इसमें हमने एक्स की वैल्यूज निकालनी होती हैं, क्योंकि दो वैल्यूज आएंगी भाई, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो इसकी वैल्यूज बेसिकली अब आएंगी कहाँ, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब हमने 0 लिख दिया ना तो इसकी वैल्यूज आएंगी इस एक्स एक्सिस वाले ग्राफ पे। यानी कि पैराबोला जहाँ से गुजरेगा समझो ये पैराबोला है, तो इसकी जो आंसर्स हैं पैराबोला के, वो एक ये आंसर है, एक ये, दो आंसर है। आगे बात की समझ, क्योंकि यहाँ पे 0 है और ये y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ जो होता है ना वो होता है एक्स एक्सिस पे, यानी कि y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है। तो हमने यहाँ पे देखनी है वैल्यूज, ये दो एक्स इंटरसेप्ट जो है ना, बेसिकली हमने वो फाइंड करी जो एक्स की वैल्यूज हैं, ये इस में एक्स इंटरसेप्ट हैं। तो इसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगले बोर्ड पे। पहला तरीका है हमारे पास फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ फार्मूले हैं, बेसिक बेसिक फार्मूले हैं, समझो। अगर आपको नहीं आता या आप प्री मेडिकल्स का बैकग्राउंड है आपका, काफ़ी देर बाद सिटी मैथ पढ़े, बिल्कुल बेसिक फार्मूले हैं। यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम इक्वल विद माइनस, माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस, मैं एक और लिख देता हूँ, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी, ए माइनस बी।
तो अगर ये फार्मूला अगर नहीं आता तो भाई अब तो आ गए होंगे। फैक्टराइजेशन में जो सबसे एक पहली चीज़ है उसमें फॉर्मूले हो गए, और दूसरी चीज़ हम मिड टर्म ब्रेक नहीं आनी चाहिए। मतलब हर हर एक्सप्रेशन तो इस फॉर्मूले में नहीं आएगा ना, इस फॉर्म में हर एक्सप्रेशन तो नहीं होगा, तो हमें उसकी मिड टर्म ब्रेक करनी आनी चाहिए। मिड टर्म मिड टर्म ब्रेक अगर आपको आगे आती है पहले से तो भाई आगे स्किप कर दो वीडियो। मिड टर्म ब्रेक में होता ही है कि हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x² प्लस 9x माइनस 5 लेट्स सपोज। इसमें आपने करना क्या होता है, अब इसमें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ये a है हमारे पास 2, ये b है हमारे पास 9, और जो c की वैल्यू है वो हमारे पास -5 है। इसमें करना होता है हमने कि सबसे पहले तो a और c का प्रोडक्ट करना होता है, यानी कि a इंटू सी करना होता है। वो इस तरह है कि यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और यहाँ पे c की वैल्यू 5 है, तो 2 इंटू -5 कितना होता है -10। ये -10 हमने लिख लिया, इसको एक जगह रख लिया। अब इसमें माइनस का साइन इग्नोर करके हमने 10 के फैक्टर्स बनाने हैं। 10 के फैक्टर्स बनाते हैं, 1 10 10 होता है, 2 5 10 होता है, 3 4 पे नहीं उतरता तो 5 पहले रिपीट हो गया, तो यानी यही दो हमारे पास बन रहे हैं। अब इसमें देखो कि दो कॉम्बिनेशन हमें मिले जिससे हमारी मिड टर्म आ गई। मिड टर्म हमारे पास 9 है, तो 2 और 5 को ऐड करने से 7 आता है और माइनस करने से इनको 3 आता है, तो हमारे पास 9 नहीं है। लेकिन जो ये वाला पेयर है इसमें हमें 9 मिल जाता है, 9 इसमें ऐसे मिल जाएगा हमें, फिर हमें +9 चाहिए ना, तो हम करेंगे +10x माइनस 1x यानी कि -x -5, तो ये हमारे पास होगी मिड टर्म ब्रेक। अब हम कॉमन कॉमन लेंगे तो हमारे लिए आसानी इस तरह हो जाएगी कि हम पहले दो वैल्यूज़ में कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x+5, और यहाँ पे हम -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x+5। तो मिड टर्म ब्रेक करने से होता ये है कि आपके पास ना ये वैल्यू सेम आती है जब आप कॉमन लेते हो। तो जब ये सेम आती हैं तो फिर हम इस पूरे में x+5 कॉमन लेंगे एक जगह, और यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल्स 0। ये इक्वल 0 है तो लाजमी है ना, वरना सॉल्व करने का फ़ायदा। इक्वल 0, अब जब हमारे पास दो वैल्यूज इक्वल टू 0 होती है ना, लाइक x इंटू वाई इक्वल 0, तो इसका मतलब है या तो x 0 है या तो y 0 है, तभी तो अगली वैल्यू 0 बनी है। तो इसमें भी हम सेम केस लगाएंगे, इसमें या तो x+5 इक्वल टू 0 होगा या 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। तो ये हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो ही सोल्यूशन होते हैं, तो इस तरह हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए यहाँ पे। ये फैक्टराइजेशन होती है। मिड टर्म ब्रेक में एक चीज़ जो गलती करने का इम्कान है, एक और एग्जांपल लेते हैं, वो ये है कि x² प्लस 5x माइनस 6। अब इसमें मिड टर्म है 5। सबसे पहले तो हम a और c का प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c हमारे पास -6 है, तो प्रोडक्ट हमारे पास -6 आ गया। इसमें अब थोड़ी देर के लिए माइनस को इग्नोर करके हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 1 इंटू 6, फिर 2 इंटू 3। अब हमें चाहिए 5। अब 5 हमारे पास इस पेयर से भी आ रहा है, इस पेयर से भी आ रहा है। इस पेयर से कैसे आएगा 5? वो इस तरह आएगा, अगर हम समझो ये वाला पेयर यूज़ करते हैं तो हमारे पास बनेगा x²। हमें 5 चाहिए ना, प्लस का 5 चाहिए, तो हम करेंगे +6x माइनस 1x माइनस 6। और अगर इस पेयर से 5 निकालना चाहें तो हमारे पास आएगा +2x प्लस 3x। इस तरह भी 5 आ रहा है, दोनों प्लस होके -6। अब इसमें इन दोनों में से ठीक वाला कौन सा है, वो हम इस तरह पता लगाएंगे। हमारे पास प्रोडक्ट आया था -6, तो अब हम देखते हैं कि इनका प्रोडक्ट -6 बनता है या नहीं बनता। अब इसमें प्लस का 6 है और माइनस का 1 है, तो +6 का प्रोडक्ट जब करते हो -1 से तो हमारे पास आता है -6। अब यहाँ पे जो है हमारे पास प्लस का 2 है और प्लस का 3 है, तो प्लस के 2 और प्लस के 3 के साथ जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर +6 आएगा, जो कि हमारा यहाँ पे ये नहीं है। तो यानी कि हमारा ये वाला ये पेयर गलत हो जाएगा, तो इसको यूज़ करना, और ये वाला पेयर सही होगा। तो इस चीज़ का आप 2-3 दफ़ा जब आप करोगे तो फिर आपको इतना लंबा सोचना नहीं पड़ेगा। जब आप इक्वेशन को देख के ही आप आराम से मिड टर्म ब्रेक कर लोगे। फैक्टराइज़ेशन हो गई। फैक्टराइज़ेशन, अब हर हर एक्सप्रेशन की फैक्टराइज़ेशन तो नहीं हो सकती ना। आप किस-किस की मिड टर्म इस तरह ये सिर्फ होल नंबर्स आ रहे हैं, तो इसी वजह से हर एक्सप्रेशन की मिड टर्म ब्रेक इतनी आसान नहीं होती। दूसरा तरीका जो है वो है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसमें क्या करना होता है बेसिकली कि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, लेट्स सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x² प्लस 6x माइनस 11 इक्वल्स 0। इसमें करना यूँ होता है कि ये जो हमारे पास ये जो है हमारे पास ये जितना भी लिखा हुआ एक्सप्रेशन,
ये हमारे पास होल डिग्री फॉर्म में नहीं है, यानी अगर हमारे पास समझो इस तरह लिखा होता एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो हमें ये आइडेंटिटी याद है, ये वाली। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, साथ ही ये एक्स ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर वाली फॉर्म में है यहाँ पे, यानी कि ये ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर वाली फॉर्म में है हमारे पास एक्सप्रेशन ये। तो हम तो ये इसको देखते साथ ही सीधा हम आइडेंटिटी लगा देंगे ना, वो है ए प्लस बी इंटू होल स्क्वेयर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0 और एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये एक्सप्रेशन तो उस तरह नहीं है ना, इस पर तो हम सीधा सीधा आइडेंटिटी लगा दी, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास उस तरह नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, उस तरह लेके आएंगे, उस तरह बनाएंगे एक्सप्रेशन को, वही तो नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहला स्टेप जो है कि जो सी की वैल्यू है आप उसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाना। ये समझो स्टेप 1 कर लो तुम, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू -11 और जाके प्लस का 11 हो जाएगा। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन बचा है, और इसके अंदर आपने कोई ऐसी वैल्यू ऐड करनी है कि ये इस शक्ल में आ जाए। वो आप कैसे करोगे, देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास उस एक्सप्रेशन में क्या था, ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि यहाँ पे हमें बी की वैल्यू का नहीं पता ना बेसिकली, तो 2 फॉर्मूले का, और ए बी, यानी ए हमारे पास एक्स है और बी हमें नहीं पता, बी कोई भी वैल्यू है, तो ये प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर। अब इसमें हम ये एडिशन कर रहे हैं खुद से, इस इक्वेशन में हम ये वाली जो एडिशन खुद से कर रहे हैं ना, तो ये जो हम जो भी एडिशन करेंगे ना, वो सेम एडिशन हमने यहाँ पे भी करनी है, ताकि इक्वेशन इक्वेशन रहे। तो ये वैल्यू निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान है। वो ऐसा है कि इस पूरे एक्सप्रेशन जो है, ये पूरा एक्सप्रेशन, ये हमारे पास 6x है, तो यानी कि 2x और सम वैल्यू को बी बोल देता हूँ, ये इक्वल्स टू 6x है, x कट जाएगा, 2b इक्वल्स 6 और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो हमारे पास आंसर आ गया। हमने ये जो बी स्क्वायर है यानी कि 3 का स्क्वायर हमने 9 दोनों साइड पे ऐड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, अच्छा एक तो इसको दूसरी तरफ लेके जाए ना, फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यानी कि 3 का स्क्वायर, यहाँ पे +9 किया है तो यहाँ पे भी +9 करना पड़ेगा। अब आप हर बार तो इतना लंबा हिसाब लगाओगे नहीं, तो इसका एक सिंपल सा जो असूल है वो ये है कि हम करेंगे ऐड, इसका जो भी कोफिशिएंट है, ये हमारे पास वैल्यू है ना, यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है ना, एक्स के कोफिशिएंट को मैं कुछ भी बोल दूँ, लाइक डॉट बोल देते हैं, ये एक्स का कोफिशिएंट है यानी कि 6, ऐड डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर टू बोथ साइड्स। तो ये जो चीज़ है ना, ये हर बार काम करेगी। आपने क्या करना है, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। यहाँ पे भी ऐसे किया है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 6 था, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3, और 3 का स्क्वायर वो आ जाएगा हमारे पास 9, तो हमने दोनों तरफ पे 9 ऐड कर दिया। आगे इसको सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी ईज़ी है, क्योंकि ये हमारे पास उसकी शक्ल बन गई है, यानी कि एक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे तो इसको सिंपली ऐड कर देंगे, 20 आ जाएगा हमारे पास, और इसको हम करेंगे x प्लस 3, और इस पे आइडेंटिटी लग जाएगी जो ऊपर हमने फॉर्मूला याद किया उससे, इज इक्वल्स टू 20। अब इसमें क्या है, सिंपल हम स्क्वायर रूट लेंगे, और यहाँ पे x प्लस 3 बच जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट 20 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऐसे नहीं करना, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें एक साइड पे प्लस माइनस करना होता है। ये हमने वहाँ पे भी पढ़ा है कि जब हमारे पास, इसमें भी पढ़ा है, ये देखो, इसमें भी जब हमने ये स्क्वायर को खत्म कर किया, स्क्वायर रूट लिया, तो हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा। प्लस माइनस करने की वही वजह है कि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं हमें एक साइड पे प्लस माइनस करना होता है। तो इस तरह हमारे पास कोई आंसर आ जाएगा, ये प्लस का 3 उधर के जाके माइनस का 3 बन जाएगा, और प्लस माइनस 20, तो ये हमारे पास इस तरह 2 आंसर आ जाएंगे, एक होगा +20 और एक होगा माइनस, इस तरह। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसी से ही पता चल रहा है, प्लस माइनस। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले से हो गया। एक और तरीका जो कि हम सॉल्व करते हैं, जिस तरह हम यही इक्वेशन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 11, 6x माइनस 11 इक्वल्स 0। वो जो तीसरा तरीका जिससे हम सॉल्व करते हैं वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला।
वो इस तरह हम सॉल्व करेंगे कि ये हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसमें जो x की वैल्यू है वो हमारे पास कुछ इस तरह आएगी। ये मतलब आपने ये चीज़ याद रखनी है, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सही हो गया? तो यानी ये फॉर्मूला आपने याद करना है। और अगर आपको क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो ये फॉर्मूला आया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से डिराइव किया गया है। तो अगर आपको वैसे अगर है पता चल के अब देखें कहाँ से फॉर्मूला आया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला कैसे आया। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब हम इस फॉर्मूले से ये वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यानी कि इसमें हमारे पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास 6 है, सी की वैल्यू -11 है। तो ये फार्मूला में इनपुट करते हैं, माइनस बी यानी कि -6 प्लस माइनस b² यानी कि 36 -4 ए 1 है और सी है हमारे पास -11, तो 1 और -11 डिवाइडेड बाई 2a। 2a हमारे पास 1 है तो 1 ना भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता। -6 प्लस माइनस 36 प्लस 44, ये कितना बन जाएगा? 40 30 70 और ये 80 बन जाएगा भाई। -6 प्लस माइनस √80, √80 कैसे होगा? √80 कैसे होगा भाई? दसमों से कर लेते हैं। अच्छा भाई, तो सही फॉर्म नहीं दे रहा यार। खैर कैलकुलेटर से कर लेना, अभी मैं नहीं कर रहा भाई। आपका ना मतलब एंड सोल्यूशन आपका यही आएगा, ये जो बना है ना आपका यहाँ पे, ये इससे इससे भी सेम वही चीज़ बन जाएगी। सही है। इसके अलावा हम कोई एग्जांपल देखते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको एसएटी में किस तरह पूछे जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम आता है तो उसको अपने कन्वर्ट करना होता है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर हमने सोल्यूशन निकालना होता है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन द विड्थ, यानी कि ये हमारे पास अगर विड्थ है w, तो हमारे पास जो लेंथ है हमारे पास, लेंथ इक्वल्स w प्लस 3। इफ द एरिया इज 40, एरिया हमारे पास आ गया 40 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर इंचेस, व्हाट आर द डायमेंशंस, यानी कि लेंथ और विड्थ निकालनी है। एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला है, लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल्स टू एरिया। तो लेंथ हमारे पास है w प्लस 3 इंटू w, और एरिया हमें गिवन है 40, तो w² प्लस 3w माइनस 40 इधर आ गया इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें आपने w की वैल्यू निकालनी है। वो जो मेथड्स बताए हैं उसमें से जो सा भी कन्वीनियंट लगे, 3 मेथड बताए हैं ना, उसमें से जो सा भी कन्वीनियंट लगे उससे आप वैल्यू निकालो और आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें कुछ ऐसा सीन है कि ये वाला पार्ट होता है ना इक्वेशन का, b² माइनस 4ac, ये पार्ट डिफाइन करता है कि इक्वेशन की रूट्स की नेचर क्या होगी। नेचर ऑफ रूट्स डिफाइन करता है। रूट्स मतलब सॉल्यूशन इक्वेशन के, जो एक्स इंटरसेप्ट्स है ना, जो आंसर है इक्वेशन का, आंसर बोल लो, सॉल्यूशन बोल लो, रूट्स बोल लो। तो नेचर ऑफ रूट्स ये वाला पार्ट बताता है। तो समझो अगर, तो ये जो इसको इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। सही है। तो अगर तो ये वाला पार्ट हमारे पास 0 से छोटा होता है यानी कि नेगेटिव होता है, तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट में अगर हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालते हैं ना, तो उसका आंसर रियल नहीं होता, इसका आंसर इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी, तो रियल आंसर नहीं आता उससे। तो जब इस तरह की कंडीशन हो जाए ना कि जब ये वाला पार्ट डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा है, तो फिर हम कहते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी को आई एम लिख रहा हूँ मैं। और अगर तो ये पार्ट हमारे पास 0 के इक्वल हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे खड़ा है प्लस माइनस का साइन, और ये वाला पार्ट 0 हो गया है। तो 0 के लिए प्लस पॉजिटिव 0 हो या नेगेटिव 0 उसको फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि जो दोनों हमारे आंसर्स होंगे वो सेम होंगे, वो -b/2a बन जाएंगे। -b/2a हमारे दोनों आंसर्स बन जाएंगे, क्योंकि अगला पार्ट तो सारा 0 हो गया। तो इस केस में हम कहेंगे इसको इक्वल टू 0, तो रूट्स आर
इक्वल यानी कि सेम, और प्लस वो रियल भी हैं। ठीक है, रियल का साइन मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। और अगर तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac ये हमारे पास 0 से बड़ा होता है, तो हमारे पास जो रूट्स दोनों हैं और वो इक्वल भी होंगे, इक्वल तो नहीं होंगे, और नॉट इक्वल। नॉट इक्वल से अच्छा लफ्ज़ हमारे पास है रूट्स आर डिस्टिंक्ट और रियल। रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। डिस्टिंक्ट तो इसमें भी होंगे, इमेजिनरी भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। समझो हमारे पास है एक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा भाई? इसका होगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac, यानी कि बी इसमें -4 है, तो बी स्क्वेयर माइनस 4, ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट 4 माइनस 4 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 4 यानी कि 16, इसका मतलब 16 माइनस 16। तो ये इसमें डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 है, तो इसका मतलब इसके जो दोनों सोल्यूशन है ना वो सेम होने चाहिए। तो हम ये वाली जो इक्वेशन है ना, हम ये डेसिमल्स में जाके पुट करते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0। अच्छा, इक्वल जो 0 करेंगे ना तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा। डेसिमल्स का है तो होता है कुछ इस तरह का, उसमें y इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। यानी कि हम ये ना भी करें तो हम पता ही है हमें कि हम एक्स एक्सिस पे हम आंसर देख रहे होते हैं, यानी कि ये जो ग्राफ बनता है ना इसका, हम इसके आंसर मैंने वहाँ पे बताया था कि ये एक्स एक्सिस पे हम इसके आंसर्स देखते हैं। तो हम देखते हैं इसके अगर 0 है तो इसका मतलब इसके जितने भी सोल्यूशन है ना, एक तो वो सेम होंगे और रियल होंगे, यानी कि एक ही सोल्यूशन आएगा। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें एक ही सोल्यूशन आ रहा है और वो है 2, यानी कि दोनों सोल्यूशन हमारे जो हैं वो सेम है, दोनों की वैल्यू 2 है। वो किस तरह का, एक एक 2 यहाँ से आ रहा है, एक 2 यहाँ से आ रहा है, वो कुछ इस तरह का होता है केस कि समझो आपके पास है आपके पास एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस 2 का स्क्वेयर इक्वल टू 0। इसमें एक्स प्लस 2 के स्क्वेयर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इस तरह का केस आता है, हम एक इसको भी 0 के इक्वल पुट करते हैं, इसको भी 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ से भी हमारे पास -2 आंसर है और यहाँ से भी -2 आंसर है। तो इसलिए जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनता है ना, उसमें हमारे पास -2 और -2 मतलब हमारे पास एक ही आंसर आता है, क्योंकि ये भी -2 ये भी -2 है। बात ये है कि जो एक सोल्यूशन तो एक है, लेकिन दो तरीकों से आ रहा है। ये हमारा क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो हमें उस तरह बता रहा है, यानी कि एक सोल्यूशन है लेकिन इस साइड से भी आ रहा है, इस साइड से भी आ रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें समझने वाला। कहाँ से? अच्छा, एक और इक्वेशन देखते हैं, वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 11। यही वाली इक्वेशन जो हम लोग ऊपर में डिस्कस किया ना, जिसके हमने सोल्यूशन निकाले थे, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 11, एक्स स्क्वेयर माइनस 6। अच्छा, इसके तो अच्छा, अगर इस तरह की इक्वेशन है हमारे पास, तो इसके देखो इस तरह के दो सोल्यूशन आ रहे हैं, एक ये सोल्यूशन है, एक ये सोल्यूशन है। इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट हम देखना चाहें ना, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 पॉजिटिव होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट। और अगर मैं इसको कर देता हूँ ना प्लस प्लस 11, जो 11 से काफ़ी बड़ी वैल्यू चली गई। अगर हमारे पास इस तरह का ग्राफ आता है ना, जिसमें ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा ये ग्राफ, तो इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे पास आते हैं इमेजिनरी, यानी इनका डिस्क्रिमिनेंट होता है लेस देन 0। ये वाला केस लेस देन 0 होगा तो ग्राफ हमारे पास इस तरह बनेगा, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। ग्रेट इक्वल टू 0 होगा तो टच करेगा, लेकिन एक ही पॉइंट पर टच करेगा। और जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इस तरह जाएगा, दो पॉइंट्स पे डिस्टिंक्टली टच करेगा। इसके सोल्यूशन इमेजिनरी कुछ इस तरह होंगे कि इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट है। तो इसमें इमेजिनरी है तो हम बता ही नहीं सकते कि कहाँ पे बन रहे हैं, यही तो इमेजिनरी का मतलब है। नेचर ऑफ रूट्स के बाद एक चीज़ है कि आपके पास यही इक्वेशन लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। अब इसमें जो हमारे पास रूट्स है ना, यानी कि दो सोल्यूशन है, उनका सम क्या होगा? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स
अगर एसएटी में पूछ लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सॉल्व करो, उनके रूट्स निकालो, उसके बाद फिर उनको ऐड करो तो एमसीक्यू में जवाब दो। सम ऑफ रूट्स का जो सिंपल फार्मूला है वो होता है -b/a, यानी कि कोई भी हमारे पास ये है, जिस तरह ये वाली इक्वेशन है, तो इसके जो दो रूट्स हैं उनका सम क्या होगा, -b/a, यानी कि माइनस और b है हमारे पास -4 और a है हमारे पास 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 4, यानी कि इनके जो रूट्स है ना उनका सम होगा 4। इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो है हमारे पास c/a। सिंपल सी बात है। अगर समझो आपको रूट्स सम ऑफ रूट्स दिए हुए हैं, आपको कहा है कि सम ऑफ जो रूट्स हैं वो हमारे पास हैं 3 टोटल बनता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो हमारे पास बनता है 7। तो इससे आप इक्वेशन बनाओ, तो इससे आप इक्वेशन सिंपली इस तरह बना सकते हो, वो होती है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसमें इक्वल टू 0। इसमें एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि इसमें जो x के साथ कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होगा। अगर 1 नहीं है कोफिशिएंट तो आपने पहले इक्वेशन को डिवाइड करना है। इक्वेशन को डिवाइड करना है इस तरह कि x का कोफिशिएंट 1 आ जाए, यानी अगर यहाँ पे समझो कोई हमारे पास ये इक्वेशन x² माइनस 2x प्लस 8 इक्वल 0, तो आपने क्या करना है, पहले तो इक्वेशन को इस तरह डिवाइड कर देना है 7 से, तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो ये है ये सम ऑफ फ्रूट्स होगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होगा। ठीक हो गया। अब इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहली फॉर्म जो हमने डिस्कस कर ली, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। एक होती है वर्टेक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन। वर्टेक्स फॉर्म ये होती है, अच्छा इसमें इक्वल टू 0 नहीं है क्योंकि हम इसमें सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, इक्वेशन लिख रहे हैं। एक और है y इक्वल्स a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। एक और होती है फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। वो कुछ ऐसे करके होती है, y इक्वल्स a एक्स माइनस एक्स माइनस समथिंग, कोई नंबर ले लेते हैं b और एक्स माइनस सी। सही है भाई। अब एक ग्राफिंग देखते हैं, इन दोनों के बारे में मैंने बात नहीं की, वो ग्राफिक में बात करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफिक में जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन की ही बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं भाई, ax² प्लस bx प्लस सी। इसमें जो c होता है ये हमारे पास होता है y इंटरसेप्ट। जो हमारे पास a होता है ना वो क्या क्या डिटरमिन करता है, इसमें a हमारे पास 3 काम करता है। पहले तो ये हमें स्प्रेड, सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन ऑफ द ग्राफ बताएगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब कि ग्राफ ऊपर की तरफ है या ग्राफ नीचे की तरफ है। तो अगर तो a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ होगा, यानी ये अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ हमारे पास ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ, और अगर नेगेटिव है तो ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा। दूसरी चीज़ ये बताता है स्प्रेड, स्प्रेड ऑफ ग्राफ, या नैरोनेस बोल लो, स्प्रेड बोल लो, ब्रॉडनेस बोल लो, जो भी बोलना है। इसमें ऐसा है कि ग्राफ अगर ए की वैल्यू हमारे पास 0 से 1 के दरमियान है एक्सक्लूसिवली, ठीक है, तो हमारा ग्राफ जाएगा इस तरह। ठीक है, नॉर्मल ग्राफ। ये तो अब ट्रांसलेशन का कंसेप्ट नहीं है ना, हम याद है हमने ट्रांसलेशन में ये चीज़ पढ़ी थी, ट्रांजिशन में, ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ट्रांजिशन में। हम्म, हाँ, कि अगर सी की वैल्यू हमारे पास 0 और 1 के दरमियान है ना तो ग्राफ थोड़ा हमारा इस तरह हो जाएगा, श्रिंक वर्टिकली। याद तो ठीक है, नहीं तो इस तरह, ये तो बेसिक कंसेप्ट से समझा रहा हूँ। तो वो नहीं भी पता तो ये बात तो पता चल जानी चाहिए कि अगर ग्राफ ए की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है तो ग्राफ हमारा इस तरह खुल जाएगा। और अगर हमारे पास है ए की वैल्यू है हमारे पास 1 या 1 से भी बड़ी है तो हमारा ग्राफ इस तरह हो जाएगा। यानी कि ये ए हमारा स्प्रेड बता रहा है, मैं स्प्रेड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू अगर नेगेटिव में चली जाती है यानी कि लेस देन 0, तो हमारा ग्राफ उल्टा हो जाएगा।
इस तरह हो जाएगा। वो हम डायरेक्शन की उसमें भी बात की है यहाँ पे। तो अगर नेगेटिव में भी इसकी वैल्यू आगे जाती रहती है, आगे जाती रहती है, तो नेगेटिव में भी ये हमारे पास श्रिंक होता रहेगा इस तरह, श्रिंक नहीं, स्ट्रेच होता रहेगा इस तरह, नैरो होता रहेगा। यानी कि जो कंसेप्ट हमारे पास पॉजिटिव में हो रहा था, वही हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसमें, और वैल्यू बढ़ने के साथ-साथ ग्राफ नैरो होता रहेगा। पहली चीज़ डायरेक्शन बता दी इसने, दूसरी चीज़ इसने सेपरेटिव ग्राफ बता दिया ए ने। ए एक और चीज़ बताता है यहाँ पे, और वो है हमारे पास वर्टेक्स डिटरमिन करने का में हेल्प करता है। वर्टेक्स में मतलब हेल्प करता है, यानी कि ए से हमें वर्टेक्स पता चल जाएगा। इसमें हेल्प करता है वर्टेक्स डिटरमिन करने में। इसमें और बी का क्या काम है? बी हमारे पास बताता है वर्टेक्स। बी का सिर्फ एक पर्पज़ है, सिर्फ सी का एक पर्पज़ है ना, वाई इंटरसेप्ट, ये भी वर्टेक्स बताने में हमारे पास हेल्प ही करेगा। यानी कि टोटली वर्टेक्स बता दें, टोटली वर्टेक्स हमें तब पता चलेगा जब हमारे पास बी की वैल्यू भी होगी और ए की वैल्यू भी होगी। इन दोनों वैल्यूज़ से मिला के हमारे पास वर्टेक्स बनता है। और जो सी है ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है, इसका वर्टेक्स से कोई लेना देना नहीं। वर्टेक्स वर्टेक्स बोलते हैं इसको मिनिमा या मैक्सिमा को, यानी कि ये हमारे पास पैराबोला है ना, इसका ये जो मिनिमा होता है ना, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। या अगर इस तरह बना हुआ है तो इसके मैक्सिमा को वर्टेक्स बोलेंगे। सही हो गया। ये मतलब इसकी रोल बता दिए हर वैल्यू के, ए, बी और सी के। इसके अलावा अगर हमारे पास ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन गिवन है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो इसमें हम वो कैसे निकालें, क्या नाम है, वर्टेक्स कैसे निकालें? तो वर्टेक्स निकालने का इसमें सिंपल फार्मूला है, वो है माइनस बी बाई टू है। यानी वर्टेक्स जो है इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, इस पॉइंट के एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना वर्टेक्स का, वो होगा माइनस बी बाई टू है, और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, वो होगा एफ ऑफ माइनस बी बाई टू है। इसका मतलब ये है कि हमें माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसी को हम फंक्शन के अंदर पुट करके इसका वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। यानी कि समझो हमारे पास ये ग्राफ है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल्स जीरो। या थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये तो आइडेंटिटी ग्राफ हो गया ना बिल्कुल, माइनस थ्री। इसमें वर्टेक्स अगर हमने निकालना है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है, और वो होता है माइनस बी बाई टू है। इसमें बी की वैल्यू टू है और ए की वैल्यू वन है, तो माइनस बी बाई टू है से मुराद हमारे पास बन जाएगा माइनस टू बाई टू ए, यानी ए हमारे पास वन है, तो ये बन जाएगा माइनस वन। माइनस वन हमारे पास है इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट हमें अभी नहीं पता, वो हम कैसे निकालेंगे, माइनस वन को इसमें पुट कर दो, यानी कि ये हमारे पास फंक्शन है ना, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, यही हमारे पास फंक्शन है ना। तो इसमें जब हम माइनस वन पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस वन प्लस टू माइनस वन माइनस थ्री, तो बन जाएगा वन माइनस टू माइनस थ्री, तो बन जाएगा ये माइनस 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 सिक्स। तो हमारे पास इस तरह वर्टेक्स आ गया माइनस वन और माइनस सिक्स। तो इस एफ ऑफ माइनस बी बाई टू से ये मुराद है। वर्टेक्स निकालना भी आ गया आपको इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में आपको पहले इसके ए और बी के रोल पता चल गए, सी वाई इंटरसेप्ट होता है, और वर्टेक्स निकालना भी आ गया। अब एक और चीज़ है इसमें, वो है एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना। एक्स कोऑर्डिनेट से क्या मुराद है, सॉरी एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना। एक्स इंटरसेप्ट से क्या मुराद है, ये हमारे पास ग्राफ है, जो इसके सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन के साथ साथ हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट भी है ना, ये एक्स एक्सिस है भैया आपका, और इससे जो भी ग्राफ का पॉइंट पास करेगा उसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये एक्स इंटरसेप्ट है। तो अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, या सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो वो आप किस तरह निकालोगे, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमारे पास एक्स की वैल्यूज है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। सही हो गया जी। इससे मतलब आपके पास अगर ये आ गया ग्राफ, इस फॉर्म में ग्राफ आ गया, तो इसी से आपको किसी और दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसी से आप सारी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो, और ए और बी की वैल्यूज को पता चलेगा आपको। सही है अभी, अगले पे जाते हैं अभी। अगला है हमारे पास वर्टेक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसमें भी काफ़ी दफ़ा आए होते हैं वर्टेक्स फॉर्म, और ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन है y इक्वल्स ए एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। इसमें जो हमारे पास एच और के है ना, एच और के, ये है वर्टेक्स। यानी कि अगर आपने इसमें वर्टेक्स निकालना है ना, तो उसका सिंपल है एच और के, इसलिए तो इसको वर्टेक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहते हैं। इसमें वर्टेक्स दिख रहा है साफ साफ। सही है, और उसमें कोई बताने वाली चीज़ है नहीं, ए रह गया। इसमें ए क्या बताता है, इसका ए और उसका ए फ़र्क है, इसमें इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। इसका ए जो है ना हमें सिर्फ बताएगा, इसका फंक्शन है, सिर्फ हमें ये बताएगा, नहीं दो फंक्शन, एक तो डायरेक्शन बताएगा ना, ये एक डायरेक्शन बताएगा,
और दूसरा डायरेक्शन में वही कंसेप्ट, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ ग्राफ, अगर नेगेटिव है तो इस तरह ग्राफ। दूसरा ये स्प्रेड बताएगा। जो तीसरी चीज़ थी ना उसमें कि वो हमारे पास वर्टेक्स डिटरमिन करने में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि वर्टेक्स फॉर्मूला क्या था, -b/2 है, तो इसमें a हमारे पास इंक्लूड था ना, तो ये वर्टेक्स को भी चेंज कर रहा था a हमारे पास। इसमें वर्टेक्स को ये a चेंज नहीं करेगा, वर्टेक्स यही रहेगा, h और k हमारे पास वर्टेक्स रहेंगे। इसमें a सिर्फ 2 काम करेगा और वर्टेक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस फंक्शन इस इक्वेशन के a में वर्टेक्स से कोई लेना देना नहीं है। उसमें था, इसमें नहीं है। इसमें भी स्प्रेड का वही कंसेप्ट है कि अगर a की वैल्यू बड़ी होगी तो ग्राफ इस तरह हो जाएगा, 0 और 1 के दरमियान होगी तो इस तरह हो जाएगा, नेगेटिव होगी तो इस तरह हो जाएगा, नेगेटिव में वैल्यू बड़ी होगी तो इस तरह हो जाएगा। वर्टेक्स निकाल लिया आपने, और इसका क्या चीज़ रह गई है, इक्वेशन का समझ आ गई। इसमें रह गया हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट। इस इक्वेशन से हम एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है तो उससे एक्स इंटरसेप्ट निकालने का जो सिंपल तरीका है, अ, वो ये है, एक्स इक्वल्स एच पॉजिटिव नेगेटिव माइनस के बाय ए स्क्वायर रूट। ओके हो गया। तो ये आपने एक्स इंटरसेप्ट भी आ गया आपके पास, याद कर लेना है। अगर हमारे पास समझो इस फॉर्म में कोई दी हुई है, कोई मान लेते हैं 2x माइनस 6 स्क्वायर प्लस 1, तो हमारे पास वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स हमारे पास होगा 6 और 1। इसमें गलती क्या करोगे आप, इसमें -6 और 1 कर दोगे, जबकि इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे -h है तो हमने सिर्फ h को उठाना है। या अगर यहाँ पे लिखा होगा x प्लस 6 तो आप 6 और 1 लिख दोगे, जबकि आंसर होगा -6 और 1। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो वर्टेक्स आ गया हमारे पास, इसमें 6 और 1, और इसमें जो 2 है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब बता रहा है कि ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। 6 और 1 में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 1, यानी यहाँ से ग्राफ शुरू होगा, और जो 2 बता रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ, और 2 वैल्यू बड़ी भी है, तो इसका मतलब ग्राफ थोड़ा इस तरह का होगा। होगी बात। और इसमें अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट इसके निकालने होंगे तो इसमें एक्स इंटरसेप्ट इसके बनेगी नहीं, तो मतलब इसकी जो आंसर है ना, यानी ये आप इस फंक्शन में पुट करोगे कि जो इसका अंडर रूट में आंसर आएगा ना वो इमेजिनरी में चला जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन देखो ना, ये फंक्शन तो एक्स एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो ये इमेजिनरी में चला जाएगा इसके आंसर, एक्स इंटरसेप्ट के आंसर का, यानी कोई सोल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। इसके बाद एक लास्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है कि वह है फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। फैक्टर्ड फॉर्म यानी कि ये है हमारे पास a इंटू वाई इक्वल्स a इंटू एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। इसका इसके a का भी वही काम है, सेम वही दो चीज़ें, डायरेक्शन और डायरेक्शन है, और वो बता रहा है हमें क्या नाम है, स्प्रेड। और इसके जो हमारे पास वर्टेक्स है ना, इसका अगर वर्टेक्स निकाल लें, उसका एक सिंपल सा तरीका है। पहला उसका होगा कोऑर्डिनेट p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय, अच्छा इसमें p प्लस क्यू के बजाय हमने ले लिया b और c, तो हमने यहाँ पे p और q ले लेते हैं भाई, x माइनस पी और x माइनस क्यू। तो इसका एक आएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इसका f इंटू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसका आपने आंसर निकालना है, उसी को इक्वेशन में पुट करना है, तो आप हमारे पास ये दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। ये चीज़ मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन कर दी है, मैं दोबारा नहीं कर रहा। इसका वर्टेक्स आ गया, और इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो निकालना बहुत ही आसान है। इसके एक्स इंटरसेप्ट होते हैं, पहला होता है p, दूसरा होता है q। सही होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, आप इसको पूरा इक्वेशन को अगर देखो, एक्स माइनस पी और एक्स माइनस क्यू इक्वल्स 0, तो इसमें अब तीन केस हैं, या तो a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, या तो हमारे पास एक्स माइनस पी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, या हमारे पास एक्स माइनस क्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब a जो है ना, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये हमने बात ऊपर भी की थी बेसिक्स में कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, मैंने की थी, मैंने सर यहाँ पे मिटा दी करके, क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो फिर तो हमारे पास ग्राफ क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, समझो, हमें इसमें a इक्वल टू 0 कर दिया ना, यहाँ पे ये हमारे पास वर्टेक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ये वाला, इसमें तो हमने a इक्वल टू 0 कर दिया, तो हमारे पास ग्राफ पता क्या बचेगा, हमारे पास ग्राफ बचेगा y इक्वल टू पॉजिटिव के, बस, क्योंकि ये सारा फैक्टर 0 हो गया, और हमारे पास ग्राफ लीनियर बन जाएगा, और y इक्वल टू सम कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है, इस तरह का, तो ये लीनियर ग्राफ बन जाएगा भाई। इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम a पॉजिटिव करेंगे ना, a करेंगे 0, तो यहाँ पे बी एक्स प्लस सी बच जाएगा, और ये भी एक लीनियर ग्राफ होता है, एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म है भाई, एम एक्स प्लस बी वाली फॉर्म है।
इसमें भी ए जब 0 करेंगे तो ए हमारे पास 0 नहीं हो सकता क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक का ग्राफ ही नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। तो इसमें एक्स की वैल्यू पी आती है एक जगह, और एक जगह आती है एक्स की वैल्यू क्यू क्यू आती है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है। इक्वेशन एफ इज ग्राफ्ड इन द एक्सवाई प्लेन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एफ। अब इसमें देखो एक तो ग्राफ उल्टा है, उल्टा मुराद इसमें ए की वैल्यू नेगेटिव होगी किसी भी फॉर्म में। अब देख लो वैसे इक्वेशन में कौन सी फॉर्म यूज की गई है, इक्वेशन में हमें फैक्टर्ड फॉर्म यूज की गई है, फैक्टर्ड फॉर्म। तो ए की वैल्यू तो नेगेटिव सारी इक्वेशन में है, तो इस इन्फॉर्मेशन से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसके एक्स इंटरसेप्ट क्या है, सोल्यूशन क्या है। एक तो सोल्यूशन है हमारे पास इसका -1, और एक सोल्यूशन है हमारे पास इसका 3। तो इसमें हमारे पास जो P है वो होना चाहिए हमारे पास -1, और Q है हमारे पास 3 होना, यानी P और Q इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं। तो फैक्टर्ड फॉर्म हम पहले खुद ही बना लेते हैं इसकी। वो बनेगी हमारे पास A की वैल्यू तो नेगेटिव ही है सब में, तो हम कंफर्म कर लेते हैं नेगेटिव, और x-3 एंड x-1 यानी कि +1। तो ये वाला ग्राफ हमें कहाँ मिलेगा, ये अभी बी ऑप्शन करेक्ट। ओके हो गया, अभी वीडियो एंड करते हैं।